हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद मी। और आज भी हम करेंगे अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको आंसर लिखने का एक बेटर तरीका सिखाऊंगा। आप अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और साथ के साथ उस आंसर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम साथ में कवर कर लेंगे, ताकि आपके लिए एक टेम्पलेट तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, और वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों। क्योंकि आज के क्वेश्चन से आपको यूपीएससी एग्ज़ाम को समझने में हेल्प मिलेगी, और ये भी पता लगेगा कि करंट अफेयर्स कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कितने नए हैं या कितने पुराने। आई मीन ज़्यादा पुराने तो नहीं होने चाहिए, बट एटलीस्ट 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होते हैं। इनफैक्ट जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन का भी करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा सवाल है, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स suggested by various committees with particular reference to one nation one election। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, हमारा पहला काम होता है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि हमें नीड बतानी है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन मतलब क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया सर। अच्छा, नीड किसकी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज। इसका मतलब आपको इस आंसर में एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ेंगे कमिटीज के। ठीक है, इसके बाद विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन, ये है आपका मेन कीवर्ड, जिसके अराउंड हमारा पूरा आंसर रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के रेफरेंस में ऐसे कौन कौन सी वेरियस कमिटीज़ हैं जिनको हम कोट करते हुए बता सकते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, कीवर्ड समझ लिए। अब एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा इंट्रो होता है, सभी जानते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रो 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। उसके बाद अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमको कमिटीज़ के बारे में बताना है विद रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। अब कमिटीज़ के बारे में अगर आप बॉडी में सजेशंस लिखेंगे, किसके? कमिटीज़ के, सजेशन ऑफ कमिटीज़, सॉरी। इसके बाद अब क्योंकि उसने एग्जामिन करने को बोला है, तो हमको इस कॉन्सेप्ट के, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें आने वाले चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, यानी उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए, दिखाना पड़ेगा। लास्ट में आ जाएगा आपका कॉन्क्लूजन। आप उसे पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना चाहते हैं या एक नेगेटिव नोट पे ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब अगर आप इसको एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप पहले तो आप इंट्रो तो देंगे ही, उसके बाद सजेशंस बता सकते हैं। फिर आप एक फ्लो में चलते हुए कि आपने कमिटीज़ के सजेशन बताए, फिर आप बता सकते हैं चैलेंजेस क्या है। अगर अब आपने चैलेंजेस बता दिए हैं तो उनके सॉल्यूशन या उनके बेनिफिट्स भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, आपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, फिर आपने बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। आपने एग्जामिन कर लिया, आपने चेक कर लिया कि हाँ पॉजिटिव
बेनिफिट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। और अगर आप दूसरा तरीका है कि बेनिफिट्स को आप पहले लिख दें, चैलेंजेस को बाद में। सजेशंस मिले हमें, सजेशंस मिले हैं तो किसी आधार पर मिले होंगे, तो बेनिफिट्स लिख देने चाहिए। अब सजेशंस के आधार पर हमने बेनिफिट्स लिख दिए। अब क्योंकि बेनिफिट्स मिले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट्स हो, उसके बाद हम चैलेंजेस मेंशन कर सकते हैं। तो either of the concepts या either of the way of writing is good। ठीक है, तो आप चाहे तो चैलेंजेस पहले लिख सकते हैं, बेनिफिट्स बाद में, या बेनिफिट्स पहले लिख सकते हैं, चैलेंजेस बाद में। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, हमारा कीवर्ड, मेन कीवर्ड क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन में 3 या 4 लाइन में इसी को डिफाइन कर सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या है? एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है ना जिसमें हम लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज, इन सभी के इलेक्शंस को एक साथ सिंक्रोनाइज कर देंगे। मतलब लोकसभा के इलेक्शन भी एक ही टाइम पे हो रहे हैं, उसी के साथ सभी स्टेट्स में स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी उसी टाइम हो रहे हैं, और जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो और लोकल बॉडीज हैं, उनके इलेक्शन भी सब साथ में हो रहे हैं। तो इसी को हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल, इसी को आप डिफाइन कर दीजिए। प्रिंसिपल सीक्स टू synchronize लोकसभा, स्टेट असेंबलीज and local bodies election। गॉट इट? इजी था इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, कुछ कमिटीज को लेकर। ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स suggested by various committees। इसको आप बॉक्स में कर दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई थी और स्टूडेंट ने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो या फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सी कमिटीज हैं? एक थी अभी रिसेंटली ही बनी थी, रामनाथ कोविंद कमेटी। जी हाँ, ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं की कमेटी थी, उन्होंने ये कमेटी हेड की थी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या सजेस्ट किया? सजेस्टेड 15 अमेंडमेंट्स ठीक है, इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। और कौन सी कमेटी थी? दिस आइडिया, जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है, सपोर्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और लास्ट है
आपकी लास्ट तो नहीं, बट एक जो मुझे याद है वो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 2018 में इन्होंने सजेशन दी थी, कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। recommended 3 alternatives to synchronize election in इंडिया। अब दो बातें, पहली कि मुझे ऐसे कंप्यूटर पे पैड, ये जो राइटिंग पैड है, इस पर लिखने की आदत नहीं है, तो मेरी राइटिंग यहाँ इतनी बेटर नहीं है। दूसरी बात, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रूली करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ये तो दूसरी क्लास है, हम ऐसे मेंस तक इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आपके पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखने की टेक्निक भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल। आगे तो देख रहे हैं हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग एक इंट्रो दे दिया अच्छा सा, जो हमारा कीवर्ड था, और फिर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन कौन से सजेस्ट किए गए थे, वो भी हमने दिखा दिए, और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। यहाँ पे मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, बट अगर आप पेपर पे लिखेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हम फिर आगे चैलेंजेस और पॉजिटिव पॉइंट बेनिफिट्स भी मेंशन करेंगे। तो मैं पहले चैलेंजेस लिख देता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन जो हम प्रिंसिपल है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। challenges associated with one nation one इलेक्शन। इसको भी आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। देखिए, जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड है उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स में आपने क्वेश्चन को डिवाइड किया है उनकी हेडिंग तैयार रखिए और उनको ऐसे बॉक्स में बंद कीजिएगा, तो आपकी आंसर की विजिबिलिटी बढ़ेगी। आपको एक्चुअली में अपने आंसर की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इशू है वो तो यही है कि इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ये थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल, इसमें डिवीजन ऑफ पावर होती है, किसमें, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लास्ट में लोकल बॉडीज। इनमें पावर्स डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, एक तो यूनियन लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और लोकल बॉडीज में भी। ठीक है, जिस कारण से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, और लोकल बॉडीज में जो लोकल गवर्नमेंट है उनका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है जितनी बड़ी पार्टीज होती हैं। ऑलराइट, सो तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। और ये डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म क्या है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का उपाधि कब मिली इन्हें?
एसआर बुमई केस में। एसआर बुमई केस भी एक लैंडमार्क केस था, जिसके बारे में हम आगे कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने अपने आंसर लिखा, पॉइंट मेंशन किया और उसके सपोर्ट में एक एग्जांपल भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इससे हमारे पॉइंट्स की, जो हमारे आंसर में जो हम लिख रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ इस बच्चे ने पॉइंट लिखा है तो उसको एक एग्जांपल से सपोर्ट किया है कि अगर ये है तो क्यों है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए लोकसभा है जिसको अभी 3 साल हो गए, या फिर जिसको 5 साल हो गए पूरे, लेट्स से, और स्टेट असेंबली है जो अभी तीसरे साल पर है। ठीक है, अब दो ऑप्शन है कि लोकसभा अब जब डिसॉल्व होने वाली है तो इसी के इलेक्शन के टाइम मैं वन नेशन वन इलेक्शन शुरू कर दूँ, उसके अकॉर्डिंग स्टेट असेंबली का इलेक्शन भी इसी टाइम होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इनका टेन्योर बचा है 2 साल का, उसका क्या। और अगर इन केस कि हम चलो कह देते हैं कि एक काम करते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन आने का वेट कर देते हैं, फिर हम वन नेशन वन इलेक्शन अप्लाई कर देंगे, तो अगर मैं 2 साल का वेट करता हूँ तो अगेन यहाँ दो केस बन जाएंगे, या तो कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, उसको 3 साल का वेट करना पड़ेगा, फिर से उसके लिए 3 साल का वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं इसी के टेन्योर को 2 साल एक्सटेंड कर दूँ, जिससे उसका टेन्योर 7 साल का कर दूँ। तो ये एक मेजर इशू था, है। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं, टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ये इशू था। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, आर्टिफिशियली कर्टेल, किसी एक के टेन्योर को मेरे को बीच में ही खत्म करना पड़ सकता है, या फिर एक्सटेंडेड, या फिर मेरे को बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, सेकंड थर्ड जो इशू है वो क्या इशू है, अब आप खुद बताइए मुझे, आपको इलेक्शंस करवाने हैं, सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन कराने में ही कितना सारा खर्चा होता है, कितने सारे जो ईवीएम्स है उसको पूरी कंट्री में बांटना होता है। अब यही प्रोसेस अगर मैं हर स्टेट में करूँ साथ में, फिर यूनियन का इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, लोकल बॉडीज का इलेक्शन, तो बताइए ये प्रोसेस कितना हैक्टिक हो जाएगा। एम आई राइट। तो हमारे अगली प्रॉब्लम यही है, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स एंड मैन पावर कॉन्स्ट्रेंट्स। मैन पावर मतलब आपको पता है इलेक्शन के टाइम पुलिस को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो अगर इलेक्शन तीनों लेवल पे साथ में हो रहे हैं तो कितना ज़्यादा मैन पावर हमें चाहिए होगा वहाँ पे, लगने वाले वर्कर्स जिनको आप अपॉइंट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईवीएम्स। ठीक है, अगली चीज, अच्छा और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारे फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, अब क्योंकि वो पार्टीज काफ़ी बड़ी हैं तो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। अब लोकल इलेक्शन में भी यूनियन गवर्नमेंट साथ में खड़ी है लोकल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो बड़ी पार्टीज है उनको। लेकिन लेकिन पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर, और एक लोकल बॉडी,
हमने बताया कि इसको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, लेवरेज है इसको, बट पॉइंट ऑफ द मैटर इज किसी एरिया में, छोटे एरिया में अगर कोई इशू है तो इस इशू को डील करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल व्यक्ति कौन है हमारे लिए, लोकल बॉडी या फिर सेंटर के सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे लिए पहला ऑप्शन तो लोकल बॉडी होना चाहिए, और यहाँ की जो लोकल बॉडीज में जो लोकल गवर्नमेंट है वही उस जगह के इश्यूज को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगी, है ना। तो यही चीज़ है अगले पॉइंट हमारी, नेशन या फिर वर्सेस रीजन इश्यूज, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, पुट रीजनल पार्टीज एट डिसएडवांटेज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने हमारे चैलेंजेस काफ़ी है अब, क्योंकि हमें आंसर कंक्लूड भी करना है तो बेनिफिट्स भी लिखने हैं। मेरे को लग रहा है मेरी जगह ज़्यादा लग जाएगी। अगली चीज़, अब हमें लिखना है इसके बेनिफिट्स, यानी बेनिफिट्स मतलब ये ज़रूरी क्यों है। अब अगर कोई चीज़ अच्छी है इसीलिए तो ज़रूरी होगी ना, राइट। तो अब हमें इसके लिखने नीड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर आके मुझे पर बोलना कि सर आपकी वजह से मार्क्स कट गए, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी है, पहली बात, अब हर लेवल पे इलेक्शन कराना हो, अलग अलग टाइम पे, हर टाइम आपको ये ईवीएम्स डिस्ट्रीब्यूट कराने पड़ेंगे, मैन पावर अपॉइंट करना पड़ेगा, हर टाइम पता नहीं कैंपेन्स होंगे, ठीक है। इसमें खर्चा बहुत होता है। अब जब सब कुछ साथ में सिंक्रोनाइज हो रहा है तो आपका खर्चा बचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला बेनिफिट तो यही हो जाएगा, रिड्यूस मैसिव इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैन सेव 4,500 करोड़। ये डाटा मैंने कहाँ से लिया, ये डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिया था, ठीक है। सेकंड बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट क्या हो सकता है अब वन नेशन वन इलेक्शन है, इससे क्या होगा, एक ही साथ गवर्नमेंट सिंक्रोनाइज हो जाएगी, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक हमारा ड्राइंग कुछ खास अच्छी ही नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो लोकसभा कैंपेनिंग में वो पूरे देश में काम कर रही है, कैंपेन्स में जा रही है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस। अब जब वो कैंपेन में है तो पॉलिसीज पे ध्यान नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आप लोकसभा जीत गई, उसके बाद किसी स्टेट में जाके कोई इलेक्शन होने लगा, फिर वो पार्टी जो सेंट्रल पार्टी है जो अभी लोकसभा के इलेक्शन जीती है वो स्टेट में भी जाके कैंपेन करेगी। अगेन उसका काम लॉ बनाने का है, लेजिस्लेशन का है, बट वो कैंपेन में लगी पड़ी है। और ऐसे टाइम पे क्या होगा, वो जो पॉलिसीज बना रहे थे, लेजिस्लेट कर रहे थे पार्लियामेंट में, उस पर होल्ड लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन धीमा हो जा रहा है। अब क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम सब कुछ एक साथ हो जाएगा तो इलेक्शन एक बार में खत्म, अब पॉलिसीज पे वो ध्यान दे पाएंगे। तो बेनिफिट क्या है इसका दूसरा, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। कैन एंड
पॉलिसी पैरालिसिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट। और क्या करेगा? इम्प्रूव सोशल हार्मनी। और क्या कर सकता है? इंक्रीज वोटर्स पार्टिसिपेशन। वोटर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा इससे। कैसे? पार्टिसिपेशन। अब क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री इलेक्शन चल रहे हैं और उसे अपने स्टेट के लिए, सेंटर के लिए और लोकल बॉडीज के लिए साथ में वोट देना है, तो ऑब्वियसली कोई भी चाहेगा, जब सब कुछ साथ में हो रहा है तो कर देते हैं। ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। अच्छा, एक बात और। अब क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, तो जगह ज़्यादा जा रही है, बट आप जब एग्ज़ाम में इन्हीं चीज़ों को लिखेंगे तो आपको स्पेस मैनेज करना पड़ेगा, और ये आंसर 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मेरा बेनिफिट्स हो गए हैं सारे, अब बस कंक्लूड करना है। तो आपने चैलेंजेस कर दिए, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया है, ये रहा, चैलेंजेस बता दिए और फिर बेनिफिट्स बता दिए। यानी अब चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बेनिफिट भी है, ज़रूरत भी है। अब ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। अब करें कैसे? उन चैलेंजेस को ओवरकम करके, उन चैलेंजेस को हटाकर। यही आप कंक्लूजन में लिख दो कि हाँ, हमको वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है, बट अभी वो टाइम नहीं है। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्क्रूटनाइज करो, थोड़ा और डिस्कस करो पार्लियामेंट में, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस ला के इसको अप्लाई करो। अब इसी चीज़ को आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो देख रहे हैं कैसे हमारा एक आंसर पॉजिटिव नोट पे एंड हो रहा है। सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में लिख दीजिए, हाउएवर, अरे सही तो लिखा था, हाउएवर since the issue is concerned with federal structure। अच्छा, अब फेडरल स्ट्रक्चर के साथ ये इशू मेल खाता है, और मैंने फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर एक एग्जांपल पहले दे चुका हूँ, तो कंक्लूजन में मेरे को वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर के कारण इसमें इशू है, तो उसको फर्दर और ज़्यादा स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। फर्दर scrutiny and analysis of one nation one election is need of the hour। ठीक है, अगेन आपका कंक्लूजन भी 3 to 4 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होगा तो आप ही के लिए वो डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया ख़त्म। देख रहे हैं हमने क्वेश्चन की डिमांड को कितने प्यार से डिस्कस कर दिया। ओ सॉरी, क्वेश्चन की डिमांड को हमने कितने आराम से डिस्कस कर दिया, और सारे पॉइंट कवर हो गए। यहाँ डेफिनेशन कवर हो गई, यहाँ पे हमने जो उसने रिफॉर्म्स के लिए पूछे थे, कमिटीज़ पूछी थी, उनका जिक्र कर दिया है। फिर हमने चैलेंजेस बता दिए और फिर बेनिफिट्स भी बता दिए। मैं पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर ना 250 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी पॉइंट हम लिख सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। खैर छोड़िए, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया ख़त्म। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक चीज़ दिखाऊंगा। अच्छा, ये वीडियो आ जाइए आपके पास, बट ये देखिए, ये मेरे नोट्स हैं, और ये नोट्स हैं 9 सितंबर के। ठीक है, और आज 1 महीने के बाद
सॉरी यहाँ तो मार्कर चला नहीं, आज 1 महीने के बाद हम इसी पे आंसर कर रहे हैं। एक्चुअली 9 सितंबर को ये एग्जैक्ट आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो मैंने वहाँ पे इसके नोट्स बनाए थे वन नेशन वन इलेक्शन को। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन, और ये वही सेम साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये तो थोड़ा प्रीलिम्स बेस हो गया, इसके बेनिफिट्स और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। इन्हीं को यूज़ करके मैं अपना आंसर फ्रेम किया, ठीक है। ये यहाँ अगेंस्ट में कुछ बातें थी, जैसे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म, मुझे याद था, मैंने आंसर में यूज़ कर लिया। टेन्योर ऑफ वो, फिर बेसिक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, रीजनल पार्टीज एंड डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें मुझे याद थी। जब मैंने करंट अफेयर्स में टॉपिक पढ़ा, मेरे को लगा कि इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मैंने नोट्स बना लिए, ठीक है। और फिर उसी पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम फ्रेम कर देंगे, इससे आपका टेम्पलेट तैयार हो गया। अब एक कमाल की बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 9 सितंबर का न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर नहीं है एक्चुअली, उसका नोट्स है, उसी दिन का नोट्स है। अब ठीक 20 सितंबर को आपका GS2 का पेपर हुआ, ठीक है, 2024 20 सितंबर मेंस का पेपर हुआ। और ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है। Examine the need of electoral reform as suggested by various committees with particular reference to one nation and one election principle। जी हाँ, मैंने ये क्वेश्चन यहीं से उठाया था, और देख रहे हैं कि कहाँ गया, 19 सितंबर को आर्टिकल आता है, 20 सितंबर को वही क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, साथ साथ करंट अफेयर्स के नोट बनाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। करंट अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट, और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अपने बेसिक्स को ध्यान रखिए कि अगर कोई न्यूज़ आती है जिससे फंडामेंटल राइट्स, DPSP या किसी और पॉलिटी के आर्टिकल पे से रिलेट करता है, उसका नोट जरूर बना लें। जब उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इस करंट अफेयर में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। अगर इस करंट अफेयर के टॉपिक का यूज़ आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप उन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने UPSC एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। आई एम ओपन टू ऑल कमेंट्स, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। कोई सजेशन है, वीडियो कैसा लगा, कुछ ऐसा है जो मेरे को करना चाहिए, वो आप लिखना ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड नाइट।